नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के बारे में हमने एक भेदों के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी परिभाषा लिखी थी और उनके उदाहरण लिखे थे। तो हमारी स्वर संधि वो पूरी हो चुकी थी। अब हम व्यंजन संधि को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हल या व्यंजन संधि। हल या व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है व्यंजन या हल की। हल किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था हल क्या है, एक प्रत्याहार है। हल क्या है? एक प्रत्याहार है जिसका निर्माण माहेश्वर सूत्रों के द्वारा होता है। हल क्या है? प्रत्याहार है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? माहेश्वर सूत्रों के द्वारा होता है। और पाणिनि जी के सूत्र हलो व्यंजनानि, कौन सा सूत्र है? हलो व्यंजनानि। इस सूत्र के अनुसार पाणिनि जी का सूत्र है हलो व्यंजनानि, अर्थात हल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो हल एक प्रत्याहार है और इस सूत्र के अनुसार हल का मतलब बताया गया है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो हल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। इसलिए व्यंजन संधि को हम क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल का दूसरा नाम ही क्या होता है? व्यंजन, और व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? हल। तो हलो व्यंजनानि पाणिनि जी का सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए इसकी परिभाषा, यदा यदा व्यंजन वर्णस्य, व्यंजन या हल वर्णस्य, यदा व्यंजन या हल वर्णस्य मेलनम व्यंजन हल तथा च स्वर, स्वर को क्या बोलते हैं हम? अच, अच वर्णस्य, अच वर्णस्य सह भवति, सह भवति तत्र हल या व्यंजन संधि मन्यते या कथ्यते या भवति। तो देखिए हल संधि की परिभाषा हुई, यदा व्यंजन, और व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? हम हल बोलते हैं। तो यदा व्यंजन वर्णस्य मेलनम व्यंजन तथा च स्वर वर्णस्य सह भवति तत्र हल संधि मन्यते या कथ्यते। तो वहाँ पर कौन सी संधि कही जाती है या मानी जाती है? व्यंजन या हल संधि मानी जाती है। तो देखिए यदा यानी जब, व्यंजन वर्णस्य मेलनम, किसी व्यंजन वर्ण का मेल, व्यंजन तथा च स्वर वर्णस्य सह भवति, व्यंजन या व्यंजन और स्वर वर्ण के साथ होता है, तत्र हल संधि मन्यते। तो वहाँ पर व्यंजन संधि मानी जाती है। तो वहाँ पर क्या मानी जाती है? व्यंजन संधि मानी जाती है। इसका अर्थ भी लिख लीजिए, जब किसी व्यंजन वर्ण का या हल वर्ण का, जब किसी हल या व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या किसी
स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ होता है, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ होता है, तो वहाँ हल या व्यंजन संधि मानी जाती है या कही जाती है, मानी जाती है या कही जाती है। तो ये व्यंजन संधि की क्या हुई, परिभाषा हुई कि जब किसी व्यंजन वर्ण का किसी स्वर वर्ण के साथ मेल होता है या पर किसी हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि मानी जाती है, व्यंजन संधि मानी जाती है। स्वर संधि की हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो स्वर संधि की परिभाषा में हमने लिखा था कि यदा स्वर वर्णस्य सह स्वर वर्णस्य मेलनम भवति, जब स्वर वर्ण का किसी स्वर वर्ण के साथ मेल होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती थी, स्वर या अच संधि होती थी। लेकिन व्यंजन संधि में किसका मेल होगा, व्यंजन वर्ण का किसी स्वर वर्ण के साथ मेल होगा या फिर किसी व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि मानी जाती है, हल या व्यंजन संधि मानी जाती है। तो देखिए, तो व्यंजन वर्ण का स्वर या अच वर्ण के साथ मेल होने के आधार पर व्यंजन संधि के 3 स्थितियां प्राप्त होती है। कितनी स्थितियां प्राप्त होती है, 3 स्थितियां प्राप्त होती है। अब देखिए कौन कौन सी। एक तो होती है कि जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण के साथ हो, हल वर्ण का मेल किसके साथ हो, स्वर वर्ण के साथ होता है, तो वहाँ पर भी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, पहली स्थिति। अर्थात जब व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण के साथ होगा तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। दूसरी स्थिति है जब अच वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्ण के साथ होता है, किसके साथ होता है, तो भी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि या हल संधि होती है। समझ में आ गया। जब हल वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होगा तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। जब स्वर वर्ण का व्यंजन या हल वर्ण के साथ मेल होगा तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। तीसरी स्थिति भी देखिए, जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ ही क्या होता है, मेल होता है, अर्थात व्यंजन प्लस से पहले पूर्व पद में भी व्यंजन अंतिम और प्लस के बाद उत्तर पद में भी व्यंजन होता है, अर्थात व्यंजन और व्यंजन का जब मेल होता है तो भी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि की 3 स्थितियां प्राप्त होती है। कितनी स्थितियां प्राप्त होती है, 3 स्थितियां। सबसे पहले परिभाषा थी, यदा व्यंजन वर्णस्य मेलनम व्यंजन तथा च स्वर वर्णस्य सह भवति, जब व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन तथा और स्वर वर्ण के साथ होता है तो वहाँ पर संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। और इस परिभाषा के अनुसार व्यंजन संधि की कितनी स्थितियां प्राप्त होती है, 3 स्थितियां प्राप्त होती है। तो एक पहली स्थिति हल या स्वर वर्ण, तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे देखिए उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे वाक धन ईशः, वाक धन ईशः, समझ में आया, वाक धन ईशः। अब इधर देखिए इसमें कै, इधर क्या है, प्लस के पहले पूर्व पद में कै है और उधर क्या है, ई है, तो कै धन ई, तो अब परिवर्तन होगा। तो ये देखो ये व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है, ये व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, वागीश है। तो ये संधि कौन सी है, व्यंजन है। समझ में आया। दूसरी स्थिति है अच धन हल, अच धन अर्थात पहले तो क्या होगा, स्वर होगा, उसके बाद व्यंजन होगा। तो देखिए शिव धन छाया, शिव धन छाया, तो इधर देखिए व में कौन सा स्वर है, ए है, सामने क्या है, छ है, तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, बनेगा क्या, शिवत छाया। अब ये कैसे बनेंगे, ये हम संधियों के जब भेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताऊंगा। तो शिवक छाया, तो संधि कौन सी है, शिवत छाया में व्यंजन संधि है। तीसरी देखिए व्यंजन धन व्यंजन। अब इधर देखिए तीसरी जो स्थिति उसका उदाहरण देखिए, जैसे जगत धन नाथ है, जगत धन नाथ है। अब इधर देखिए
ये क्या है, अंतिम पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, व्यंजन त है, और उधर कौन सा है, न है, बन जाता है क्या, जगन्नाथ है। क्या बन जाता है, जगन्नाथ है। तो संधि कौन सी है, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के ये 3 क्या माने जाते हैं, भेद माने जाते हैं। सॉरी, व्यंजन संधि की 3 क्या होती है, स्थितियां होती है। 3 स्थितियां प्राप्त होती है किसकी, व्यंजन संधि की। यह एक पहली स्थिति है व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ मेल, सॉरी व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल, दूसरी है स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ मेल, और तीसरी है व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ मेल। तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। तो परिभाषा आपको समझ में आई कि जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है, यदा व्यंजन वर्णस्य व्यंजन वर्णेन सह तथा च स्वर वर्णेन च सह मेलनम भवति तत्र व्यंजन संधि मन्यते मानी जाती है। तो ये संधि की क्या हुई, सॉरी हल संधि की क्या हुई, परिभाषा हुई। तो व्यंजन संधि को हम और किस नाम से जानते हैं, हल संधि। क्यों जानते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो हल प्रत्याहार बनाया जाता है, तो हल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम या अपर नाम क्या है, हल संधि। क्या है, हल संधि। अब देखिए परिभाषा हुई व्यंजन संधि की, हमने 3 स्थितियां प्राप्त, व्यंजन संधि की 3 स्थितियां होती है, उनके बारे में हमने जाना। अब बात आती है कि व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं, व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं। तो लिखिए व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि सामान्यतः या मुख्यतः सप्तभेदः सन्ति। व्यंजन संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको लिखाऊंगा, उसके बाद हम एक एक भेदों को क्रम से पढ़ेंगे कि 7 भेद कौन कौन से होते हैं। तो अब बात आती है व्यंजन संधि के भेदों की। तो लिखिए व्यंजन संधि या हल संधि, हल संधि मुख्यतया सप्तभेदः सन्ति। कति भेदाः सन्ति, सप्त, यानी कि 7 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। अब वो 7 भेद कौन कौन से होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, 7 भेद। अब कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में हम लिखेंगे। तो नंबर 1 देखिए इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व हल संधि या व्यंजन संधि। नंबर 2 इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व हल या व्यंजन संधि। नंबर 3 जसत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि। नंबर 4 परसवर्ण व्यंजन, परसवर्ण या अनुस्वार व्यंजन संधि, परसवर्ण या अनुस्वार, परसवर्ण या अनुस्वार हल संधि। नंबर 5 पूर्व सवर्ण या अनुनासिक व्यंजन संधि। नंबर 6 पूर्व सवर्ण हो गया 5वां। उसके बाद नंबर 6 आता है तुकागम या चा आगम व्यंजन संधि, तुकागम या चा आगम व्यंजन संधि। और नंबर 7 चरत्व व्यंजन संधि, चरत्व व्यंजन संधि। ये 7 भेद होते हैं व्यंजन संधि के मुख्य रूप से। तो व्यंजन संधि के
मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? व्यंजन संदेह मुख्य रूपेण कति भेदा सन्ति। तो व्यंजन संदेह मुख्य रूपेण सप्त भेदा सन्ति। कति भेदा सन्ति? सप्त भेदा सन्ति। तेषाम नामानि, उन 7 भेदों के नाम: इष्टुत्व व्यंजन संधि, इष्टुत्व व्यंजन संधि, तीसरा जसत्व व्यंजन संधि, चौथा पूर्व सवर्ण पर सवर्ण या अनुस्वार व्यंजन संधि, पांचवा है पूर्व सवर्ण या अनुनासिक व्यंजन संधि, छठा है तुकागम या च आगम व्यंजन संधि, और सातवां है चरत्व हल या व्यंजन संधि। ये 7 क्या होते हैं? व्यंजन संधि के ये 7 मुख्य रूप से भेद होते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, हमने व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ी, हल संधि किसे कहते हैं। उसके बाद हल संधि की हमने 3 स्थितियों के बारे में जाना। उसके बाद हमने हल संधि के भेदों के बारे में जाना कि 7 भेद होते हैं: इष्टुत्व, इष्टुत्व, जसत्व, परसवर्ण या अनुस्वार, पूर्वसवर्ण या अनुनासिक, तुकागम और चागम या फिर चरत्व संधि। ये 7 क्या होते हैं? व्यंजन संधि के भेद होते हैं। अब हम इन एक एक भेदों को क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा है? इष्टुत्व हल संधि या इष्टुत्व व्यंजन संधि। तो अगली हेडिंग डालिए, इष्टुत्व व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला भेद है, कौन सा है? इष्टुत्व व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का पहला भेद कौन सा है? इष्टुत्व व्यंजन संधि। इष्टुत्व हल या व्यंजन संधि पहला भेद है व्यंजन संधि का, इष्टुत्व हल या व्यंजन संधि। तो देखिए, इष्टुत्व व्यंजन संधि कहाँ होती है? इष्टुत्व व्यंजन संधि कहाँ होती है? इस्तो, इष्चुना, इष्चुः, इष्टो, इष्चुनः, इष्चुः, ये पाणिनि जी का सूत्र है अष्टाध्यायी का। और यही सूत्र क्या बताएगा? व्यंजन संधि, इष्टुत्व व्यंजन संधि है उसकी क्या बताएगा? परिभाषा बताएगा। क्या बताएगा? परिभाषा। तो देखिए, इस सूत्र का एक बार अर्थ लिख लेते हैं। अर्थ इसका कि सकार तवर्गयो, सकार तवर्गयो, सकार च वर्गाभ्याम योगे, शकार च वर्गाभ्याम योगे, शकार च वर्गः, सकार च वर्गादेशे भवति। शकार तवर्गयो योगे, सकार तवर्गयो, सकार च वर्गाभ्याम योगे, सकार च वर्ग आदेशः च वर्गौ स्तः या भवति। अब देखिए, ये इस इष्टुत्व व्यंजन संधि की क्या है? परिभाषा है। तो देखिए, जो सूत्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सूत्र दिख रहा है। इस सूत्र में देखो, ये क्या है? इस्तो। इस इस्तो का मतलब होता है ये स है, और उसके बाद क्या है? तवर्ग है। इस्तो का मतलब ये स, ये वाला स कौन सा स है? ये स के 3 भेद आपको मैंने बताए थे जब उच्चारण स्थान पढ़े थे। स, और स, 3 स होते हैं। और उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, इन तीनों स की हमको पहचान याद रखनी है, क्योंकि ये हमको संधियों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिए, 3 स है। तो पहला जो स है, ये कौन सा स है? दंतीय से। इस से को हम क्या बोलते हैं? दंतीय से। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उच्चारण स्थानों में सूत्र पढ़ा था, ऋतु लशानाम दंतः, ऋतु लशानाम दंतः, अर्थात ऋ, तू का मतलब तवर्ग, ल और इस वाले से का उच्चारण स्थान दंत होता है, इसलिए इस से को हम क्या कहते हैं? दंतीय से कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतीय। उसके बाद इस दूसरा षटकोण वाला से है, इसको हम कहते हैं मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी हमने सूत्र पढ़ा था एक और, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री छोटा बड़ा, टू का मतलब टवर्ग, र और इस षटकोण वाले से का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। इसलिए षटकोण वाले से को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य सकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य सकार। उसके बाद तीसरा से है, इस से को हम तालव्य सकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य सकार। क्या कहते हैं?
तालव्य सकार। क्यों कहते हैं तालव्य सकार? क्योंकि इसके लिए भी सूत्र था इचु यशानाम तालुहु। कौन सा था? इचु यशानाम तालु। ई चू का मतलब चवर्ग, ये और इस शरीफा वाले से का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? तालव्य सकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य सकार। तो ये जो सूत्र है इसका मतलब है, इस तो का मतलब है से और तवर्ग, और इसका मतलब है ये वाला से और चवर्ग, तालव्य से और चवर्ग। और इस चू का मतलब भी क्या होता है? तालव्य से और चवर्ग। तो देखिए ये कह रहा है कि सकार तवर्गयो सकार चवर्गाभ्याम योगे, अर्थात जब इस मुदंतीय सकार और तवर्ग का योग तालव्य सकार और चवर्ग के साथ होता है तो सकार चवर्ग आदेशः स्तय चवर्ग आदेशः भवति। तो इस सकार दंतीय सकार के स्थान पर तो क्या हो जाता है? तालव्य सकार हो जाता है, और इस तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? चवर्ग आदेश हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि मानी जाती है? वहाँ पर इश्चुत्व व्यंजन संधि मानी जाती है। समझ में आया? तो इश्चुत्व संधि कहाँ मानी जाएगी? सकार दंतीय सकार और तवर्ग का योग जब मूर्धन्य तालव्य सकार और चवर्ग के साथ होता है तो परिवर्तन होगा, दंतीय सकार के स्थान पर तो तालव्य सकार हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? चवर्ग आदेश हो जाएगा। तो वहाँ पर संधि कौन सी मानी जाएगी? इश्चुत्व व्यंजन संधि मानी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है।